हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है। तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। राजनीति में जो दोस्त हैं वो दुश्मन भी हैं और जो दुश्मन हैं वो दोस्त भी। यूपीए सरकार की नैया के खवैया मुलायम सिंह यादव ने हर संकट में मनमोहन सरकार का साथ दिया है। ममता बनर्जी ने जब सरकार से अपनी ममता हटाई थी तो मुलायम ही थे मनमोहन सरकार के सबसे बड़े विश्वासी, और जब डीएमके ने साथ छोड़ा तो केंद्रीय सत्ता को बचाने में मुलायम का ही अभूतपूर्व योगदान है। लेकिन अचानक सियासत ने ऐसी करवट ली कि अब मुलायम केंद्र में ना कांग्रेस ना बीजेपी बल्कि तीसरे मोर्चे की सरकार चाहते हैं, यानी लॉटरी खुलेगी किसी तीसरे की। पहले तो उन्होंने आडवाणी की तारीफ करनी शुरू की और अब सामाजिक बदलाव के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को मिलकर आगे लाने का आह्वान भी कर रहे हैं। मुलायम के राग के कई मायने हैं। एक तो ये कि वो खुद केंद्र में ताजपोशी का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरा कांग्रेस से आंखें तरेर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में हम सबसे पहले बात करेंगे मुलायम के थर्ड फ्रंट राग की। यूं तो 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाने में मुलायम ने अपना योगदान दिया था। संयुक्त मोर्चे की सरकार में मुलायम रक्षा मंत्री थे। हालांकि वो पीएम पद की दौड़ में भी शामिल थे, पर यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चली। तो फिर मुलायम किस सामाजिक बदलाव के लिए तीसरे मोर्चे का राग अलाप रहे हैं और आखिर क्यों? क्या कांग्रेस बीजेपी सामाजिक बदलाव करने में सक्षम नहीं है, या फिर मुलायम अंदर खाने से कांग्रेस के साथ डील करने के लिए पासा फेंक रहे हैं? यूपीए सरकार के संकट मोचक माने जाने वाले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के बयान से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। मुलायम सिंह पिछले एक साल से थर्ड फ्रंट का राग अलापते रहे हैं। केंद्र में खुद की ताजपोशी का ख्वाब देख रहे मुलायम सिंह यादव एक बार फिर तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल तक केंद्र में किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इसके साथ ही गठबंधन देश की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए महाराष्ट्र, बिहार और यूपी की पार्टियों को एक साथ आने का न्योता भी दिया। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जगह अगर और भी कोई स्थान ले ले, चाहे कांग्रेस ले ले, चाहे आपकी शरद पवार जी की पार्टी ले ले, ये हो सकता अदर बदल होता रहेगा और बिना एक दूसरे के आप चला नहीं पाएंगे। पूरे देश में स्थिति बन गई। मिली जुली सरकारें सूबों में भी रहेगी और दिल्ली भी रहेगी। अभी 10 साल तक उम्मीद नहीं लगती है कि एक दल की सरकार दिल्ली में किसी की बने। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी तरह से 20-25 साल बाद अकेले 10 समाजवादी पार्टी की सरकार बना पाए हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन दिल्ली में हमें नजर नहीं आ रहा है। आप लोग बैठे हैं, कांग्रेस के लोग बैठे हैं और यहाँ पे पवार साहब की पार्टी के नेता बैठे, मेरे साथी बैठे, कोयला राजनीति बैठे हैं। मिली जुली सरकारों का जमाना आ गया है। मुलायम सिंह यादव की तरफ से छोड़े जा रहे थर्ड फ्रंट के शिगोफे को कांग्रेस ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये उनकी निजी राय है और भारतीय राजनीति में अभी थर्ड फ्रंट का कोई रोल नहीं है। कुछ राजनीतिक दल, रीजनल पार्टीज ऐसी हैं जो कि जिनको की सत्ता ही उनके लिए राजनीति है। इसलिए परिस्थितियां जब बदलती हैं तो लोग बाग अपना परिस्थिति अनुकूल काम करते हैं। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है कोई नई बात नहीं है। यूपी की कमान अखिलेश को सौंपकर दिल्ली की राजनीति करने आए मुलायम सिंह यादव लगातार थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं। 1996 में केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी थी और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने थे। वैसे उनका नाम प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में भी था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तीसरे मोर्चे के जरिए वो प्रधानमंत्री बनने का अपना अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। न जाने क्या बात है समाजवादी पार्टी की कि उसके चरित्र को लेकर कुछ भी बड़ा कांस्टेंट नहीं रहता। न जाने कब क्या कैसे कहां बदल जाए, कहां नहीं जा सकता। देश ने एफडीआई के मुद्दे पर देखा, फिर डीएमके ने जब सरकार का साथ छोड़ा तब भी देखा।
बीजेपी की तारीफ करते हुए भी देखा और बेनी बाबू ने जब उन्हें कोसा तो उनका भी रिएक्शन देख लिया। तमाम चीजें होने के बावजूद ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या है, वो किस चीज पर अटल है और किस पर सबसे ज्यादा टालमटोल करती है, कहना बड़ा मुश्किल है। आज हम न्यूज लाइन में इसी की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मुलायम सिंह छोटी छोटी बातों को कह के क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या किस तरफ संकेत दे रहे हैं, 2014 से पहले क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बताने के लिए, यही तस्वीर कुछ और साफ करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान शक्ति सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद है। अग्निमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति जी, पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगी, मुलायम सिंह का पता ही नहीं चलता कब मुलायम हो रहे हैं, मखमली हो रहे हैं और कब मकड़ बना रहे हैं। अब ये कहना कि क्षेत्रीय दल एक साथ आ जाएं, तमाम पार्टीज मिल जाएं, थर्ड फ्रंट हो सकता है, क्या मतलब है इसका? देखिए, अलायंस की पॉलिटिक्स चल रही है और रीजनल पार्टीज को यह मालूम है कि केंद्र में जो भी सरकार में रहेगा वो उनको एक ड्यू इम्पोर्टेंस देकर रहेगा, अन्यथा उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। इस चीज को बखूबी जानते हैं और समझते हैं मुलायम सिंह यादव। और पिछले 10-12 सालों से जो देश में राजनीतिक स्थिति बनी है उसमें रीजनल पार्टीज का जो अभ्युदय है वो दिन प्रतिदिन बेहतर और स्ट्रांग होता चला गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह बार बार अपने पात्र बदलते हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में अब उनको ये मालूम है कि 2014 का चुनाव बहुत नजदीक है, लोकसभा का ये टर्म जो है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि वो फुल बार्गेन कर सके केंद्र सरकार से, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, उत्तर प्रदेश के लिए जो उनकी सरकार है उसके लिए। और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एस्पिरेशन है प्रधानमंत्री बनने का, उसको भी वो उस एजेंडे को भी साथ साथ चलाए, जिसके कारण ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं, समझना मुश्किल है। अग्निमा जी, आपने सुना होगा मुलायम जी कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि 10 साल तक गठबंधन का की आगे जमाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी अपने बलबूते पर काबिज हो जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और हो। दूसरी तरफ कहते हैं एक थर्ड फ्रंट वाली बात भी कर रहे हैं, बीजेपीएंस की तारीफ भी कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ हैं लेकिन बुराई भी कर रहे हैं। क्या है वो, क्या खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं इस राजनीतिक गलियारे में, समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। हम चाहते हैं आप इस मुश्किल को कुछ आसान करें। देखिए, मुलायम सिंह के अगर हम ये जो बयान आया है उसकी हम खास अगर हम बात करें कि अडवाणी जी की तारीफ करिए तो इसके कई मतलब निकल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 2-3 इस अपने बयान से कई निशाने साधने की कोशिश करी है। पहला तो ये है कि जो छोटा हम जिसमें कह सकते हैं कि बेनी प्रसाद ने उनको खूब गालियां दी, तो उनकी पार्टी में भी इसका रिएक्शन होगा। तो निश्चित तौर पर सीधे गाली ना देके उन्होंने, मुलायम सिंह ने इनडायरेक्टली एनडीए की और अडवाणी जी की तारीफ मतलब ऐसा कुछ कर दो कि मिर्च अच्छे से लगे, मिर्च अच्छे से लग जाए, है ना। और जहां तक गठबंधन की राजनीति का सवाल है तो ये तो तय है कि बीजेपी के साथ डायरेक्ट कोई गठबंधन तो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ एनडीए के साथ कहें या फिर कोई एनडीए का कुछ और भी नया नाम बाद में भविष्य में हो सकता है, तो उसका विकल्प खोलने के लिए विकल्प एक खोला है उन्होंने उसके। क्योंकि अगर ममता आ जाती है एनडीए के साथ, अगर अडवाणी जी सामने आते हैं चुनाव में, एक मतलब ये भी है कि अगर अडवाणी जी आए तो हम साथ में आ सकते हैं, वो भी इलेक्शन के बाद, पहले की बात नहीं हो रही, इलेक्शन के बाद की, जिसमें ममता भी आ जाए, बीजेडी भी आ जाए। ऐसे विकल्प करके उनकी एक कोशिश है कि मतलब जिसे कहना है तोलने की कोशिश हो रही है उनकी। अभी हम कहें कि कोई बहुत, उनको भी शायद पता नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल्याण सिंह को साथ में लाए तो उसका उनको विपरीत असर पड़ा था, झेलना पड़ा था। तो अब अडवाणी और बीजेपी की अगर ये बात कर रहे हैं तो देखना होगा कि ये क्या इस मुलायम सिंह के दिमाग में अभी के कॉन्सेप्ट में अगर देखें शक्ति जी, आपको लगता है कि जो पूरा ये जो प्रिंसिपल है थर्ड फ्रंट का, क्योंकि एक जो तीसरा विकल्प है लोगों के पास लेफ्ट पार्टियों के तौर पर मौजूद है, लेकिन लोग उसे अपना नहीं रहे हैं। पिछले कई साल में हमने देखा केंद्र से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पत्ता लेफ्ट पार्टीज का जो है वो साफ ही है। क्या आपको अभी फिलहाल ऐसे किसी थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट महसूस हो रही है जिसका जिक्र मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं? पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं? नहीं, उसका जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है अग्निमा जी कि वो कहीं ना कहीं देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि अगर भाजपा मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लेकर आती है तो भाजपा को शायद अप्रत्याशित लाभ हो, ऐसा अनुमान है राजनीतिक पर्यवेक्षकों का। लेकिन इस समय अडवाणी जी की तारीफ करके कहीं ना कहीं ये वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा के अंदर का जो अंतर कला है वो कायम रहे। क्योंकि अगर अडवाणी जी की चर्चा वो करते हैं एक योग्य नेता के, राजनेता के तौर पे, और कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो अडवाणी समर्थक हैं वो ये कह सकते हैं कि शायद एक विकल्प वहां भी बन सकता है जहां मुलायम सिंह हो या थर्ड फ्रंट के और साथी हो, तो कहीं ना कहीं वो एक
राजनीतिक कंफ्यूजन देश के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे कि हो सकता है कि भाजपा को नुकसान हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि इससे भाजपा को नुकसान हो सकता है? जो कि उनकी राजनीतिक स्टैंड भी है, जो उनका राजनीतिक प्लान भी है। अच्छा, अग्निमा जी, ऐसा ही है क्या जैसा शक्ति जी कह रहे हैं? देखिए, ये जो मुलायम सिंह है, ये लड़ाई जो बीजेपी की है, ये तो अंदर चली रही है, ये लड़ाई चली रही है। तो निश्चित तौर पे अगर ये अडवाणी का नाम एक तरफ आता है और दूसरे एनडीए के अलाइज भी, जैसे नीतीश इस मसले पर अलग स्टैंड है कि मोदी को आगे किया, तो ये लड़ाई तो बीजेपी में चली रही है। इसी का नतीजा है कि मोदी अभी तक खुलकर उनको सामने नहीं लाया गया है। तो मुलायम सिंह को निश्चित तौर पे मैं वही कह रही हूँ कि कोई बहुत भ्रम की स्थिति से नहीं फायदा होगा। वो कांग्रेस को भी दिखा रहे हैं कि कांग्रेस तो नाकारा है, यूपीए सरकार नाकारा है। बीजेपी में उस कंफ्यूजन का, जैसे कह रहे हैं कि शक्ति सिंह की, उसका फायदा मिलेगा मुलायम सिंह। तो हो सकता है एक कोशिश ये हो कि मुलायम सिंह ये दिखाएं कि ये भी बेकार, ये तो लड़ाई हो रही है इनमें, और यूपीए सरकार वैसी बेकार है, तो हम हमारे पास आइए, आप हमें वोट दीजिए। तो हो सकता है हो सकता है मुलायम सिंह के उसमें दिमाग में, लेकिन बीजेपी के साथ खड़े होने का उनको खामियाजा भी साथ में मुझे लगता है कि अगर वो इसी उस पे चलते हैं, के साथ खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। खड़ा होना मतलब अगर आप तारीफ कर रहे हैं किसी की, या बाहर से आप कैसे भी करके अगर समर्थन वगैरह देना, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बीजेपी के साथ चुनाव के पहले तो बीजेपी के साथ जाने की बात, वो तो नहीं आएंगे क्योंकि मुस्लिम वोट्स का बहुत बड़ा, लेकिन वो अपने वोटर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। वो दूसरे जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, दूसरे के वोटर्स हैं, उनको कंफ्यूज करना चाहते हैं, और वो इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और अपने सरकार, जो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है पिछले 1 साल के आसपास, जो जिसने पूरा किया है, और उसकी असफलताओं को छुपाने के लिए अपने और अपने वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए ये सब बयानबाजी चल रही है और उनके पैतरे चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे अग्निमा जी ने कहा कि वो कह रहे हैं यूपीए जो है वो नकारा साबित हो चुकी है, लेकिन जनता उनसे ये भी पूछेगी कि आप भी उस यूपीए के पार्ट थे, आपके बदौलत, आपके द्वारा प्रदत्त जो बैसाखी थी उस पर ही यूपीए ने अपने कार्यकाल की हुई थी और अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। तो आप भी उस नकारात्मक जो है उतने ही जिम्मेदार हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लीजिए पल भर के लिए कल्पना कर भी ली जाए कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इसके अलावा लेफ्ट पार्टीज हैं, और एक और चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा कोई थर्ड फ्रंट होने भी जा रहा है जिसका जिक्र या जिसकी संभावना है, जिसकी पॉसिबिलिटीज मुलायम सिंह यादव को नजर आ रही है, कौन आएगा उनके साथ? किसको आपको लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है? क्या टीएमसी उनके साथ जुड़ेगी, बीजेडी उनके साथ जुड़ेगी, जेडीयू उनके साथ जुड़ेगी? क्योंकि सभी जगह पर दिग्गज हैं। फिर यह होगा कि चलिए एक साथ आ भी गए तो पीएम कौन बनेगा? जाहिर है, जब मुलायम सिंह जी की सोच है, बीज जो है उनका बोया हुआ है, तो वो चाहेंगे कि पेड़ जब बड़ा हो तो फल भी मुझे ही मिले। ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? नहीं, राजनीति में संभावनाएं होती हैं, और राजनीति का दूसरा नाम ही संभावना होता है। तो ऐसे में ठीक है आपका ये पॉइंट कहना कि शायद वो इस बीज को पहले रोक देना चाहते हैं। अपने अन्य प्रतिद्वंदी पार्टियों की अपेक्षा वो इस बीज का रोपण पहले करना चाहते हैं और इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि कल को अगर किसी तरह की संभावना बनती है कि थर्ड फ्रंट या किसी और फ्रंट के गठन, तो मेरा नाम कम से कम सबसे आगे रहे, और मैं ये कह सकूं कि ये मेरे द्वारा प्रदत्त विचार था और मैं इसको आगे लेकर आया हूं, तो दूसरे लोग कम से कम मोरल ग्राउंड पे ये ना कह सकें। राजनीति में ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, लेकिन तब पर भी ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 25-30 सीटें हैं लोकसभा की, और मैंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है और मैं इसका नेतृत्व करने का प्रबल दावेदार हूं, ये उनकी राजनीतिक सोच हो सकती है। बिल्कुल। तो ये मुलायम सिंह का मकर जाल है जिसमें वो सबको फंसाने और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई मुलायम कुछ और मखमली ख्याल सोच रहे हैं अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, उसके भविष्य के लिए? क्या ये पूरा माजरा, इसी पर करेंगे हम चर्चा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। हम चर्चा कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, जिन्होंने एक नया राग छेड़ा है, थर्ड फ्रंट का राग। एक ऐसा थर्ड फ्रंट जो न जाने उनकी सोच में ही कहीं सीमित रह गया है, हकीकत में हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इसे लेकर बड़ा संशय है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है उनकी सोच को सच कर दिखाना। और वाकई में अभी जो स्थितियां हैं उनके मुताबिक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन साथ ही साथ वो कई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगले 10 सालों तक गठबंधन रहेगा, दूसरी तरफ कहते हैं हम थर्ड फ्रंट लेकर आएंगे, यानी कि दो बड़ी जो पार्टियां अब तक इस देश पर राज करती आई हैं उन दोनों के भविष्य को लेकर वो उतने आश्वस्त नहीं है। बनस्पत इनके उन्हें अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है अतिविश्वास हो चला। यह अतिविश्वास आखिरकार कैसे उपजा, कैसे आया, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह वरिष्ठ पत्रकार और अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर लगातार बने हुए हैं। अग्निमा जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे इसी बात पर, आपने ब्रेक में, हालांकि हमारे व्यूवर्स उस दौरान हमें देख नहीं रहे थे, लेकिन इसी मसले को लेकर हमारी चर्चा भी थी। आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह जी खुद भ्रम में हैं, ऐसा ही है क्या? उन्हें कोई भ्रम है अपने बारे में? नहीं, भ्रम में नहीं है। आप जैसे कह रहे थे ना कि वो खुद मकड़ जाल में, ऐसा लगता है कि फंसे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं। कांग्रेस ने उनको ऐसे मकड़ जाल में फंसा रखा है कि उनसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उनको फिर मैं दोहराऊंगी कि बेनी प्रसाद इतनी बुरी तरीके से उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तब मुलायम सिंह कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में मुलायम सिंह के लिए क्या रह जाता है स्टैंड लेने के लिए? तो यही स्टैंड रह जाता है कि कांग्रेस को थोड़ी बहुत गाली दे दें। और अभी आप ही कह रहे हैं कि एक कदम वो बढ़ते हैं, एक कदम पीछे हट जाते हैं। तो मुलायम सिंह का मेरा अपना मानना है कि खुद अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना तालमेल बैठा के चीजों को आगे बढ़े। अभी वो सब जगह पासे फेंक रहे हैं, अपने पासे फेंक रहे हैं, मतलब तुक्का मार रहे हैं, कहीं से तो कुछ हो जाएगा। नहीं, पासे फेंक रहे हैं कि क्या रिएक्शन देख रहे हैं कि क्या अपनी पार्टी का रिएक्शन, जैसे अडवाणी का आया तो इनकी पार्टी के अंदर से भी रिएक्शन आएगा, बाहर से भी रिएक्शन आएगा, तो तोल रहे हैं। थर्ड फ्रंट के जो आप कह रहे हैं दल हैं, जो सो कॉल्ड दल हैं, उनके रिएक्शन आएंगे। फिर ये मेरे को लग रहा है कि अभी उनकी कोशिश ये है कि देखें कि मैं ये बयान देता हूं तो क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी 2014 में कहना चाहिए भी समय है, तो मुलायम सिंह पे
क्या अंतिम फैसला करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन यूपी में जब तक उनकी ताकत नहीं रहेगी, 80 सीटें, मैं फिर दोहराऊंगी कि 80 सीटें हैं, जब तक वो अपनी वहां पे ताकत नहीं दोहरा पाएंगे, जैसे विधानसभा चुनाव में केंद्र में तो उनको कोई फायदा मिलने नहीं वाला, फायदा नहीं है, चाहे वो अडवाणी जी की तारीफ करें या यूपीए के साथ रहें, जो भी है वो उनको अपनी ताकत वहां दिखानी पड़ेगी। और वहां ताकत दिखाने के लिए वो केवल क्या कर रहे हैं, केवल अखिलेश को थोड़ा सा कह देते हैं कि आप ये ठीक कर लो, वो ये ठीक कर लो, लेकिन जमीनी स्तर पे वो कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अंततः कहीं ऐसा नहीं है वो खुद ही अपने मकड़ जाल में फंस जाएं सारी चीजों में। मतलब पहले वो राज्य में अपनी कुर्सी मजबूत नहीं कर पा रहे और सपना देख रहे हैं केंद्र के सबसे बड़े पद का, तो ये बड़ा अजीब सा है। शक्ति जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, कई बार होता है कि आदमी अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद करता है, उसे लगता है मैं पीएम बनने के भी काबिल हूं, मेरी पार्टी भी अच्छा कर रही है, यूपीए को भी मेरी जरूरत है, मैं एनडीए के पास जाऊंगा तो वो भी ना नहीं कर पाएगी, सब मेरे पास आ जाएंगे तो शायद मैं पीएम भी बन जाऊं, एक थर्ड फ्रंट भी बन जाए। ऐसा लग रहा है कि ये मुंगेरी लाल के सपने हो गए, सब कुछ देख लो। मुंगेरी लाल का सपना मैं इसे नहीं मानता। जो भी व्यक्ति राजनीति में है उसे सपने देखने का अधिकार है, शीर्ष पद पे पहुंचने का सपना वो देख रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मुलायम सिंह की राजनीतिक पारी भी काफी लंबी रही है, फिर कम से कम 4 दशक से ज्यादा की उनकी राजनीतिक पारी रही है। और लेकिन भारतीय लोकतंत्र में या लोकतंत्र में संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप लोकसभा चुनाव में कम से कम उत्तर प्रदेश जो आपका गढ़ है उससे अगर आप 40 से या 45 सीटें लेकर नहीं आते हैं 80 के अंदर, तो फिर आपका ये सपना कहीं से भी पूरा होता मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। क्योंकि जितना अगर आप सपना देख रहे हैं उतने आपके विरोधी भी खड़े होंगे आपके साथ। और दूसरी तरफ आपने बहुत सारे लोगों के साथ जो राजनीति खेली है वो अपना समय आने पे अपना राजनीति साधेंगे भी। तो ऐसे दौर में सिर्फ और सिर्फ इस सपने को पूरा करने का माध्यम सिर्फ एक ही मुझे दिखता है, और वो है कि 80 में से 45 सीट कम से कम मुलायम सिंह को लेके आना होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तभी वो इस सपने को साकार कर सकते हैं, अन्यथा ये सिर्फ एक महज राजनीतिक चाल ही रह जाती है। अच्छा, यूपी में पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कभी सपा आती है, कभी बसपा आती है, बदलता रहता है, जो शासन का जो पीरियड है वो दोनों पार्टीज का बदलता रहता है। फिलहाल अगर आपको लगता है कि अगर नियर फ्यूचर में इलेक्शन हो जाए 2014 से पहले, जिसका बार बार जिक्र भी करते हैं वो और बार बार चिताते भी हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, जो तमाम चीजें मुलायम सिंह यादव अपनी सभाओं में अक्सर कहते हैं कि तैयार रहिए, समय से पहले चुनाव हो जाएगा, अगर होता है तो कोई बेनिफिट मिलेगा उन्हें इसका? बेनिफिट का मुझे मालूम नहीं। जैसे उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार बनने से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कैंपेन किया समाजवादी पार्टी ने बसपा के खिलाफ, बसपा के कार्यकाल के खिलाफ, मायावती के कुशासन के खिलाफ, जो भी था उसके खिलाफ जो प्रचार किया, और उन्होंने ये दिखाया प्रदेश की जनता को कि हम एक बेहतर विकल्प के तौर पे आ सकते हैं, हम मायावती से अच्छा गवर्नेंस आपको दे सकते हैं, विकास का जो मार्ग रुका हुआ है या सामाजिक संरचना का जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है प्रदेश के अंदर, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। और एक युवा चेहरा हमारे पास है अखिलेश यादव, वो प्रदेश को एक नई दिशा दे सकता है। तो उस पर जनता ने विश्वास किया और उनको बहुमत साबित, अकेले दम पर सरकार बनाने की क्षमता प्रदान की। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से दिनों दिन वहां के गवर्नेंस में गिरावट आ रही है। मुलायम सिंह कई बार अपनी सरकार को ही नसीहत देते हुए दिखे हैं, कई बार फटकार लगाते हुए दिखे। मतलब फायदा तो मिलना नहीं है। नहीं, फायदा, हाँ, साफ हो गया कि फायदा मिलेगा नहीं, फायदा नहीं। लेकिन जितना समय अगर जो परंपरा चल रही है, जो जिस तरह से सरकार चल रही है पिछले 1 साल में, जिस तरह से उसके गवर्नेंस में गिरावट आई है, जो और कहीं ना कहीं भी वो दिशा जिसके लिए वो प्रयासरत थे वो प्राप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी का ज्यादा होगा जितना समय गुजरेगा। इसलिए कहीं ना कहीं शायद मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए तो कम से कम नुकसान उसको हो, जो उसके वोटर्स हैं या जो उसकी कंस्टिट्यूएंसी है वो कम से कम नाराज हो और उसका ज्यादा से ज्यादा चुनावी फायदा वो लोकसभा में देर तक टिक जाएंगे। अभी प्रदेश की सरकार में तो सच पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। 1 साल में तो लोगों ने देखा ही है क्या कुछ किया है नहीं किया है, 5 साल में पूरी पोल ही खुल जाएगी। लेकिन फिलहाल मुलायम सिंह यादव का ये सपना उनका अपना है, लेकिन उनका अपना ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। थर्ड फ्रंट की बात वो करते हैं, पीएम बनने की बात वो करते हैं, देश संभालने की बात वो करते हैं, दूसरों में खामियां भी निकालते हैं और मौके के मुताबिक चीजों को ढालने की कोशिश भी करते हैं। कैसे होगा ये सब कुछ मुमकिन, इसकी कितनी संभावना है, कितनी नहीं है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है देश की राजनीति में, क्योंकि संभावनाओं से भरी पूरी है ये राजनीति और इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होता है। लेकिन उसके बावजूद एक नजर जरूर डालेंगे इस मसले पर कि क्या नियर फ्यूचर में 2014 के चुनाव में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर नहीं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। हमने केवल
केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर वीएचएन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर, ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और टीडीएस के रिटर्न फाइल करें क्या? वो मैं बस करवाने। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में ना आने दें। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा
प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लियाकत शाह की गिरफ्तारी को लेकर उठे विवाद के बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस जिस लियाकत पर आतंकी साजिश का आरोप लगा रही है, वो नेपाल के रास्ते जम्मू और कश्मीर में सरेंडर करने आ रहा था। दो राज्यों की पुलिस के बीच उलझे इस केस पर सियासत भी हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली पुलिस को गलत ठहराया और खुलकर लियाकत का पक्ष लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस लियाकत को बेवजह गिरफ्तार कर वाहवाही लूटना चाहती है? गोरखपुर से गिरफ्तार हिजबुल का आतंक। कहने को तो लियाकत खुद को सरेंडर के लिए दिल्ली आया था, पर खेल उस समय पूरा उल्टा हो गया जब सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब से लियाकत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गोरखपुर से लेकर गृह मंत्रालय खलबली की लहर दौड़ रही है। आतंकी लियाकत का मामला एनआईए को सौंप दिया गया। ये फैसला गृह मंत्रालय की बैठक में लिया गया। मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। लियाकत मामले में गृह मंत्रालय की जांच के आदेश एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। लियाकत को लेकर मामला तब गर्मा गर्मी में बदल गया जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। इस मांग को लेकर उमर ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी। गिरफ्तारी के बाद उमर अब्दुल्ला की लियाकत के जांच की सिफारिश ने विपक्ष को उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का सुनहरा मौका दे दिया। और ये धरना हमारा इसलिए है कि ये सरकार जब भी ये जो अंदर असेंबली चलती है तो सबसे पहले नाम अफजल गुरु साहब का लेते हैं ये, और एक नाम नया और जुड़ गया है, वो है जो कि उग्रवादी पाकिस्तान में था और पाकिस्तान से यहां आया, जिसका नाम लियाकत है। नेपाल चला गया और नेपाल के रास्ते वो हिंदुस्तान में आ रहा था, यहां की गोरखपुर में उसको पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि हिजबुल का आतंकी उनकी गिरफ्त में है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस बात पर बहस कर रही है। पुलिस जिस लियाकत पर आतंकी साजिश का आरोप लगा रही है, वो नेपाल से सरेंडर करने आया था। जो भी हो, अब ये आतंकवाद का मुद्दा कम और सियासी अखाड़ा ज्यादा बनता जा रहा है। एक आतंकी गिरफ्तार होता है और उस आतंकी की गिरफ्तारी किस तरह से सियासी झामा उड़ती है, उसका साफ उदाहरण है लियाकत अली शाह का केस। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गृह मंत्रालय से बात करते हैं और फिर देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करते हैं। आखिर में मंत्रालय उमर की बात से सहमत होते हुए जांच का कच्चा चिट्ठा एनआईए को सुपुर्द कर देती है। ऐसे में देखना ये होगा कि लियाकत की जांच की लकीर और कितनी लंबी खिंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अगर दिल्ली पुलिस लियाकत अली शाह को एक आतंकी बता रही है तो फिर ऐसा क्या है कि खुद मुख्यमंत्री जो हैं उसका फेवर ले रहे हैं, पक्ष लेते हुए ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सही हैं तो क्या दिल्ली पुलिस बेवजह इसी तरह से बेगुनाहों को ऐसे मामलों में फंसाती है और वाहवाही लूटती है? दोनों में से कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसी कशमकश क्यों पैदा होती है, इस तरह की सिचुएशंस कैसे बेवजह सामने आ रही हैं। अगर कहीं ना कहीं तो खामी होगी, या तो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं या फिर राजनेता इस मसले पर सियासत कर रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। शक्ति सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी लगातार हमारे साथ हैं। अग्निमा जी, आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगी, लियाकत के मामले को लेकर क्या लगता है आपको? क्योंकि अब मुख्यमंत्री अगर खुलकर ये कहें कि ये कश्मीर का नागरिक है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बस संदेह के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई, सच कुछ और है, और मसला ऐसा कि उसको लेकर सीधे प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो जाए। वरना एक तो मैं बताऊं कि जिस तरह के सरेंडर करने की बात आ रही है तो ये 2012 में करीबन 115 कहना चाहिए आतंकवादी जो 90s के टाइम में जो आतंकवादी बन गए थे यूथ, उनके सरेंडर की एक पॉलिसी है सरकार की जम्मू कश्मीर की, और उसमें 115 हुए थे पिछले साल और उससे पहले वाले साल में 2011 में हुए थे करीबन 150। इस तरह से सरेंडर करते आ रहे हैं आतंकवादी, ऐसा मतलब ये रिकॉर्ड में ये संख्या दी गई है। तो ये जो चर्चा है,
अगर परिवार की तरफ से कहा जाए तो उनका ये साफ कहना है कि ये जो आतंकवादी नहीं था, सरेंडर आतंकवादी था लेकिन अब सरेंडर कर दिया। ये 2 साल पहले का मसला है, ये 2 साल पहले इन्होंने दी थी लिखित में कि इन्हें सरेंडर करने जा रहे हैं। तो मुख्य तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मामला अंततः राजनीति और उसमें फंस जाता है, पेच में ज्यादा फंस जाता है। दिल्ली पुलिस पे वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपने देखा है कि अभी छोटा सा उदाहरण कि वो जो कांस्टेबल तोमर वाले, हाँ, उसमें देखा है कि वो सब कुछ हुआ। और भी कई ऐसे मसले आते हैं कि अपने रिपोर्ट कार्ड अच्छी दिखानी होती है तो दिल्ली पुलिस इस तरह के कर लेती है। तो अभी यहाँ बैठे कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जिस तरीके से मतलब दुख की बात यह होती है कि जब इतना मसले ऐसे होते हैं जो राजनीति के बयानबाजी में ज्यादा उलझ जाते हैं। अब बीजेपी अपना स्टैंड ले रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार अलग ले रही है, सरकार ने अपनी ही पुलिस जो दिल्ली पुलिस है उस पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो ऐसे में जो कहना चाहिए कि एक मैसेज जो जाता है वो बिल्कुल ठीक नहीं जाता, और इस बहुत सेंसिटिव मसले होते हैं और उस पर राजनीति करी जा रही है। ये इस देश की हम कह सकते हैं कि त्रासदी है। बिल्कुल त्रासदी है, लेकिन ये त्रासदी कब खत्म होगी, कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, ये जो प्रश्न चिन्ह है लगातार इस सवाल पर लगता की है। शक्ति जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, सरकार ने फिलहाल तो इस बातचीत के बाद जैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री से मिले हैं, उन्होंने सीधे कहा कि एनआईए को हम सौंपते हैं, वो इसकी जांच कर ले। अगर मान के चले हम कि लियाकत अली शाह बेकसूर है, ऐसा मान लिया जाए, हम नहीं जानते वो बेकसूर है या नहीं, एनआईए अपनी जांच करेगी, तब तक उसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और एनआईए की इन्वेस्टिगेशन को झेलना होगा, सहना होगा, उस दौरान शायद जेल में भी रहना हो। अगर वो बेगुनाह है वाकई में, तो ये जो क्षतिपूर्ति है ये कौन देगा? और अगर ऐसा नहीं है तो इसका क्या मकसद हुआ कि कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर आते हैं, मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये तो पुलिस का मैटर था, कानून का मैटर था, इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत कहां से महसूस हुई? देखिए, सबसे पहले अगर वो सरेंडर करने आ रहा था और भूतपूर्व आतंकवादी रह चुका है, वो उसका आतंकवादी रिकॉर्ड रह चुका है, तो मेरा ये कहना था कि इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। है, दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस और जो दिल्ली पुलिस है, इसके बीच में एक तालमेल होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सेंसिटिव मामले हैं। इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं जिसपे कंट्राडिक्शन होगा, तो उसका नुकसान जम्मू कश्मीर में जो शांति प्रक्रिया है उसको होगी। ठीक है, तो दोनों पक्षों को, दोनों पुलिस को, दोनों शासनों को इसमें कोऑर्डिनेट करके एक्शन लेना चाहिए था। और दूसरी चीज, वो आतंकवादी था, वो सरेंडर करने आ रहा था, तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था। वो पाकिस्तान से वाया नेपाल होकर आ रहा था, इसकी सूचना चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी सरकार को और उनके पुलिस को पूरी तरह से थी। तो अगर उनकी सरकार और उनकी पुलिस को थी तो उन्होंने क्यों नहीं दिल्ली पुलिस को इस बारे में बताया? दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, मैं कहता हूं ठीक है, अगर वो सरेंडर करने आ रहा था और उसकी सूचना उनको थी, तो फिर ये उसके निशानदेही पे दिल्ली पुलिस कैसे हैंड ग्रेनेड छापा मारती है दिल्ली के अंदर, 5 नवयुवकों को पकड़ती है और उनको बताती है कि इनका इरादा दिल्ली को दहलाने का था। तो इस तरह के जो कंट्राडिक्शंस हैं वो देश के हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, और देश की छवि के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को एक स्टैंड लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं फिर से दोहराई ना जाए, और उनकी पुलिस जो होम मिनिस्टर हैं उनको ये चाहिए कि इसकी तहकीकात कराएं, पूरी तरह से तहकीकात कराएं। ये ठीक है कि उन्होंने एनआईए से इसकी तहकीकात कराने के लिए कहा है, और अगर इसका रिपोर्ट अगर जो भी आता है उस पर अमल हो, लेकिन आगे से इस तरह की घटनाएं ना दोहराई जाएं, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अच्छा, वैसे किसी भी आम आदमी के लिए इन बातों का मतलब समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कह रही है जम्मू कश्मीर की जो सरकार है कि भाई सरेंडर करने आ रहा था, वो आतंकी था और हमें पता था। आपको पता था कि एक आतंकी सरेंडर करने आ रहा है और इसकी खबर आपके सिवा किसी को नहीं थी, क्योंकि अगर आपके सिवा किसी और को होती तो शायद दिल्ली पुलिस ऐसी कार्रवाई नहीं करती। और दिल्ली पुलिस ने जिस बलबूते पर उसे गिरफ्तार किया उसके पास अपने लॉजिक्स हैं। बहुत सही एक बात कही शक्ति जी ने कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। अग्रिमा जी, क्या आपको लगता है, शक्ति जी कह रहे हैं कि कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस में कोऑर्डिनेशन होता, ये कौन सा कोऑर्डिनेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री से जाकर मिलते हैं? ये कौन सा कोऑर्डिनेशन है? वरना इसमें किसी एक तरफ पक्ष लेने की बात नहीं है। जैसे कि कहें कि लियाकत, क्या गारंटी है कि उसने सरेंडर कर दिया लेकिन वो आतंकवादियों का साथ नहीं दे रहे थे या उस पूरे उसमें शामिल नहीं था? ये तो अब दिल्ली पुलिस को साबित करना पड़ेगा। और वो कह रही है हमारे पास है, जैसे उनका बयान आया कमिश्नर का, उनका कहना है कि हम अपनी पूरी तरह से अपने उस पर कायम है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संभवतः ये दिल्ली पुलिस के पास भी होगा कि लिंक कि उसका अभी भी आतंकवादियों के साथ
जुड़ाव था। ये भी तो हो सकता है ना कि सरेंडर के बहाने आ रहे हो आप, नहीं है ना, लेकिन ये भी हो सकता है। इस बीच में तो उमर अब्दुल्ला साहब को इनिशिएटिव लेने की क्या जरूरत है? उमर उधर आप वो अफजल गुरु में देख रहे हैं, विधानसभा में उनके लिए झगड़ा हो रहा है भारत सरकार से। विधानसभा में जम्मू कश्मीर में किस तरह के आप देखे नहीं आपने कैसे प्रस्ताव आ जाते हैं, कभी किसी के समर्थन में आ जाते हैं, अफजल गुरु के बारे में आ जाता है, उसकी डेड बॉडी के लिए आ जाता है। तो ये नहीं देख रहे कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल खासकर पीडीपी और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं देख रहे कि अगर अफजल गुरु की अगर बॉडी वहां लाई जाती है तो वहां तो उसका पूरा वो बना देंगे, सिचुएशन खराब हो और जाती है। बिल्कुल उसको पूजा करने मतलब उसकी एक वो बना देंगे, उसके चारों तरफ फिर वो सब पता लगा कि आतंकवादी अपने वो लेने जा रहे हैं कि हम बस लड़ने जा रहे हैं। तो ये सब चीजों से उठ के हमारे, वही मैं कह रही हूँ कि देश में राजनीति से उठकर जब देश की बात आ रही है तो वहां पे कोई राजनीतिक दल सोचता नहीं दिख रहा। चाहे कांग्रेस की बात हो, आपने देखा बाटला जब हुआ उसमें विरोधाभासी बयान आए, हैदराबाद का होता है तो उसमें भी कुछ समय बाद दूसरे तथ्य आने लगते हैं। तो पूरा जो एक माहौल, जैसे कि हमारे शक्ति सिंह जी कह रहे हैं कि पूरी एक कंफ्यूजन जो पैदा हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मसलों पर, तो ये बहुत कठिन काम है। ऐसे में एजेंसियों का भी कहना चाहिए कि मॉरल डाउन होता है। सही भी होंगी तो उनको लगता है कि वो पीछे हटती हैं, फिर सही। अब आप देखिए एनआईए पे कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल इस पर साफ सुथरी जांच के साथ सामने आएगी? नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगी और उन पर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो होगा कई चीजों का होगा, प्रेशर भी होगा। शक्ति जी शायद इस बीच कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कह रहा था कि ये जो दौर है राजनीतिक तुष्टीकरण का दौर है और रीजनल फोर्सेस के इमरजेंस का दौर चल रहा है। रीजनल पार्टियां जो हैं वो रीजनल इश्यूज को लेकर या रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर राजनीति करती हुई दिख रही हैं। लेकिन देश में जो देश को सामने रखकर देश हित को सबसे प्रथम मानकर जो राजनीति होनी चाहिए थी, जो सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए थी, वो कहीं नहीं होती दिख रही है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो आतंकी मामले हों, देश में बढ़ते हुए आतंकी मामले हों, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले हों, किसी भी मामले में अगर इस तरह की राजनीति चलती रहेगी तो आने वाले समय में देश के लिए बड़ी कठिन समस्या खड़ी होगी। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए एनआईए का रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट आता है तो दिल्ली पुलिस का मोरल डाउन होगा, ठीक है। अगर वो एनआईए का रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट आता है तो भी देश में एक चर्चा चलेगी माइनॉरिटीज के अंदर कि उनको जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा था, या माइनॉरिटीज के होने के नाते किसी को भी विक्टिम बनाया जाता है। तो इस तरह की बात ना हो जिससे कि विवाद और बढ़ते जाएं, दूरियां और बढ़ती जाएं और इस तरह के आतंकवादी जो हैं उनको अपने को जस्टिफाई करने का बिल्कुल आपकी तमाम बातें जायज हैं। जरा मुझे आप लोग ये भी समझाएं कि अचानक से कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे नहीं लगता कि लियाकत अली शाह से उनका कोई निजी संबंध होगा या उन्हें कोई बहुत ज्यादा उनकी या उनके परिवार की फिक्र होगी। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है ऐसी चीजों का जो बताती हैं कि कितनी बार बेगुनाह लोग भी इस तरीके की चीजों के शिकार हुए या कई बार गुनहगार पकड़े गए, कार्रवाई नहीं हुई, छूट गए, तमाम चीजें। तो अगर वो वाकई में सिंपैथी शो करने की कोशिश कर रहे थे तब तो कुछ हद तक उनकी बातें मुझे ठीक लगती हैं, लेकिन क्या वो वोट बैंक के लिए या कश्मीर में ये शो करने के लिए कि नहीं वर्तमान सरकार में हम हैं और हमारी सरकार हर एक कश्मीरी के लिए खड़ी है, कोई उसे आतंकी ना कह दे, चाहे वो आतंकी हो या ना हो, ये दूसरी बात है। तो क्या वोट बैंक के लिए उमर अब्दुल्ला इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाते हैं और एनआईए की जांच करवानी पड़ती है? डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल इश्यू है, ठीक है, कि कश्मीरियत के लिए या कश्मीरी व्यक्ति के लिए हम खड़े हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं, उनकी बात को रखते हैं, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन उसको इतनी दूरी तक ना ले जाएं कि मान लीजिए कि वो आतंकवादी तो था, ये वो भी मान रहे हैं कि वो 90 के दशक में आतंकवादी रह चुका है और उसकी आतंकवादी गतिविधियों में उसकी संलग्नता रही है, अब वो सरेंडर करने आ रहा था। अगर वो सरेंडर करने आ रहा था तो उसके लिए एक क्लियर फुल प्रूफ आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन आपका अगर वो आ रहा था आप उससे सरेंडर करा रहे थे तो उसका रिहेबिलिटेशन का क्या प्लान था आपके पास, इन सब चीजों को आपको, ये अच्छी बात है, ठीक है, आप जो गुमराह हुए युवक थे उनको फिर से मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं, तो आपके पास फुल प्रूफ प्रोग्राम हो और उनके रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हो और जिसको आप जनता के बीच में पहुंचाएं और रखें और जिससे सब लोगों को ये जानकारी हो सके कि हाँ ठीक है। जैसे अग्निवा जी ने कहा कि 2011
में 150 आतंकवादी उन्हें मेन स्ट्रीम में ज्वाइन किया, फिर 115 ने किया, तो 2012 में भी वो प्रक्रिया चल रही है और ये उमर अब्दुल्ला सरकार की पहल हो सकती है। हाँ। तो अगर पहल थी तो इसमें कोऑर्डिनेशन करने में क्या दिक्कत थी? जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस कोऑर्डिनेट करके इस इशू को पहले ही उन्हें मीडिया के सामने या देश के सामने रखने से पहले ही इसको सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बात बहुत आगे बढ़ गई, छापे पड़े, दिल्ली में गिरफ्तारियां हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये आज उमर अब्दुल्ला बयान देते हैं विधानसभा में कि वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ सरेंडर करने आ रहा था, जिसको दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से अपने हिरासत में ले रखा। आपको नहीं लग रहा अग्निमा जी कि इस तरह के स्टेटमेंट्स जब सरकार की तरफ से आते हैं, किसी भी स्टेट की जब गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, तो पूरी कंट्री के लिए, देश के जो लोग हैं, उस प्रदेश के जो लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा गलत सा संदेश जाता है। ऐसा लगता है कि भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर, हम कहीं और बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हैं, और वहां से देखने वालों को यहाँ का हर शख्स गलत लग रहा है, यहां से देखने वालों को वहां बैठे सब लोग खराब लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं, जो भी आप उसके लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने वोट बैंक के लिए, अपने छोटे से लाभ के लिए एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के जहन में पैदा कर रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। वरना मैं बताऊं, मैं कई बार गई हूं श्रीनगर, तो वहां पे जैसे हम उतरे एयरपोर्ट से तो ये पूछा जाता है इंडिया से आ रहे हो, देश का, हाँ, इंडिया से, ये नहीं कहते दिल्ली से आ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, पूछते हैं, कहते हैं इंडिया से आ रहे हो। तो देखिए वहां पे बहुत लगाव की जो एक कहना चाहिए इंडिया के साथ, एक फीलिंग तो अंदर दिल में उनके है। और जब उसके ऊपर ऐसी राजनीति होती है तो जैसे हम कह रहे हैं सहयोगी की, और कहना खाई और गहरी होती जाती है। जो भरने की कोशिश होनी चाहिए, राजनीतिक दल उसको भरते हुए कहीं नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है ये। अगर ऐसा लग रहा है कि खाई को और ज्यादा गहरा करने की कोशिश है। हाँ, मतलब आप कश्मीर, श्रीनगर जाते हैं, घूमने गए, ठीक है, लेकिन आप कहीं भी वहां कदम रखते हैं तो आपको लगता है आप किसी दूसरे कंट्री में आए। एक फीलिंग आपकी इसी तरीके से आपको देखा भी जाता है वहां पे। वो ठीक है, टूरिज्म के कारण लोग चाहते हैं कि आए बाहर से, लेकिन आपको वो एक विदेशी की नजर से ही देखा जाता है उनको, भारत के अन्य जो हिस्से। तो ये जैसे अब ये डिवीजन दिखाता है। अब दिल पूरी ऐसा लग रहा है कि देश एक तरफ है और जो कश्मीर अलग है, और उनको हम खासकर हम कश्मीर के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए वो तो सरेंडर करने आ रहा था और हम अच्छा काम हो रहा था। के केस में भी कुछ ऐसी भूमिका बनाई कि जब हम उसे देश का दुश्मन मान के चल रहे थे, तो ये कैसे हो सकता है कि कश्मीरी ऐसा नहीं माने? कश्मीरी हम में से ही है, हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही खून है, हमारे ही भाई बहन है। फिर ये सोच कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये आवाम की सोच नहीं होती। कोई ना कोई अलगाववादी गुट, कट्टरपंथी गुट जो होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज, उसे एक सोच देने की कोशिश करते हैं, और जो मासूम लोग हैं या जो बहुत जेन्युइन हैं, जो नहीं जानते इन चीजों का डिफरेंस कैसे करना है, वो सोच का पीछा करने लगते हैं। ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल। वही मैं कह रही हूँ कि जो राजनीतिक दल हैं, जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अब वो केंद्र से लेकर हम प्रदेश की, जैसे क्या है कि क्षेत्रीय दल के जो हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो अपने सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको देश के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डीएमके का भी अभी आपने देखा होगा मसला कि उनको कोई क्या फैसले करने क्षेत्रीय उनमें उसमें उनको फायदा हो रहा है, तो वो फैसले वो करेंगे। उन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी खराब कराए कि पड़ोसी के अगेंस्ट वोट भी करा। हाँ, बिल्कुल। तो ये कश्मीर के लिए तो खासकर ये मसला मेरे को, तो मैं फिर दोहराऊंगी कि एनआईए खुद मुश्किल में फंस जाएगी कि वो क्या इस पे जांच को लेके क्या सामने आए। दिल्ली पुलिस, अगर ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि दिल्ली पुलिस ने किसी सरेंडर करने वाले को, तो पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा। वहां तो आप पाकिस्तान को और कहने का मौका मिल जाएगा। वैसे वो अनेक मुद्दों पर भारत को लताड़ता रहता है। कि आप अपने ही लोगों को देखिए क्या कर रहे हैं, आप कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप ये तमाम चीजें जो है वो चर्चा में आएंगी, सुर्खियों में आएंगी, और बड़ी दुविधा की स्थिति। ह्यूमन राइट वाला जो वायलेशन का मसला होता है वो भी आ जाता है। तो ऐसी कई चीजें हो जाती हैं, और नेचुरली ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये दिल्ली पुलिस को जांच इसके बारे में जो सरेंडर किए गए उसकी सूची दी गई होगी या नहीं दी होगी, ये भी अपने आप में मतलब एक जानने का विषय है। बिल्कुल। ये शक्ति जी, एनआईए की जांच सौंपने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर वाकई में दो स्टेट की पुलिस इस मसले को कोऑर्डिनेट कर सकती थी, तो केंद्र सरकार भी ये कह सकती थी कि भाई देखिए आप लोग जांच कीजिए और देखिए कि दोनों स्टेट की जो पुलिस है उनका क्या कहना है, क्या हकीकत है। वो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड्स निकालते, कुछ प्रूफ देखते, कुछ तमाम चीजें जो भी होती हैं, आप सीधे एक नेशनल लेवल की आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो बैठा देते हैं एक शख्स के लिए। देखिए, एक व्यक्ति के लिए दो राज्यों की पुलिस में इतनी ज्यादा राड़ हो गई
कि अब प्रधानमंत्री तक को इंटरवेन करना पड़ा, ठीक है, और खेल इतना खराब हो चुका पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जब से लियाकत की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से, कि अब जम्मू कश्मीर के पुलिस की जो वर्जन है उसको दिल्ली पुलिस नहीं मानने को तैयार होगी, दिल्ली पुलिस का जो भी वर्जन होगा उसको जम्मू कश्मीर पुलिस और सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि वो कहेगी ये मैनिपुलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में जो गृह मंत्रालय है वो बहुत ही दुविधा की स्थिति में फंस गया होगा, और अपने को पाक साफ साबित करने के लिए उन्होंने ये कहा होगा कि ठीक है, हम ये इसकी जांच एनआईए को देते हैं और निष्पक्ष जांच कराते हैं, जिस पर दोनों पुलिसों को राजी होना पड़ेगा। ऐसा कुछ एक समाधान या एक व्यवस्था बनाई गई होगी। लेकिन ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि ये जो भी डेवलपमेंट हुए हैं ये देश के हित में नहीं है। बिल्कुल। अग्निमा जी, आपने इससे पहले कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी कई बार इम्पार्शियल नहीं हो पाती हैं। ऐसा लगता है कि कई चीजों का उन पर प्रभाव रहता है और पार्शियली उन्हें अपनी रिपोर्ट्स भी शायद उस तरीके से मैनिपुलेट करनी पड़ती हो, या जो भी है फैक्ट्स में जैसी भी चीजें दिखाएं वो। क्या आपको लगता है कि जैसा कि अभी कहा शक्ति जी ने भी कि अगर कश्मीर पुलिस कुछ कहती है तो दिल्ली पुलिस उसे मानेगी नहीं, दिल्ली पुलिस कुछ कहती है तो वो कहेंगे कि भाई मैनिपुलेटेड वर्जन है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें हकीकत है। एनआईए की बात अगर लियाकत के खिलाफ आती है, लियाकत के पक्ष में आता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने उसका गठन कर दिया सिर्फ एक आदमी के लिए कि जाइए अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है आपकी, वो देखेगी इस मसले को। बिल्कुल। जो एनआईए है मैं फिर कहूंगी कि बहुत ही भारी उसको संकट उसका सामना करने वाली है जब वो इस पे तथ्यों को देखेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे होती है तो दिल्ली पुलिस आपने देखा होगा आए दिन ऐसे आते हैं मामले के पकड़े गए हैं, ये हथियार बरामद हुए हैं, ये तो सारी उसकी जो जितनी भी वो है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जो पिछली उसने करी है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे कहते हैं सरेंडर किसी ने करा हुआ है, उसकी उस पॉलिसी को लेकर फिर लोग सवाल उठाने लगेंगे, उसका सवाल करने लगेंगे, देखो हम तो सरेंडर करके आते हैं और इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो दोनों तरफ से मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ हम चाहते हैं कि जो आतंकवादी गए हैं वो मेन स्ट्रीम में वापस आए, सरेंडर करें, तो उसको अब ये कश्मीर में देखना पड़ेगा। क्यों, और कश्मीर की हम बात करें तो इस मसले को फिर राजनीति रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है उमर अब्दुल्ला आए तो कुछ ना कुछ तथ्य तो जरूर होंगे कि सरेंडर के लिए उसने अप्लाई तो कराई होगा। ये मेरा अपना लगता है कि एक तथ्य तो है, क्योंकि उसमें डेट के साथ आया है जो मैं देख रही थी। नहीं तो फिर जो तथ्य है वो तो दिल्ली पुलिस ने भी रखे होंगे, तभी वो गिरफ्तारी किया गया। नहीं वरना ये हो सकता है कि सरेंडर कर रहा होगा, लेकिन आप क्या गारंटी कि सरेंडर करने के बाद भी आप सॉफ्ट नहीं आतंकवादी होंगे। आप उसका चेहरा लगा के आ रहे हैं सरेंडर करने का, लेकिन आप अंदर से अभी भी टेररिस्ट है, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल है ना। लेकिन सरेंडर करने के लिए क्या किसी साजिश के तहत उसने सरेंडर करा कि भाई सरेंडर करके आप फिर आ जाओ देश के भीतर? ये भी तो हो सकता है ना कि आप ऐसे सीधे ना आके आप इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आप सरेंडर करा के इन्फिल्ट्रेशन करा लो, अंदर आ जाओ। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस के पास क्या ठोस सबूत है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे है? सरेंडर करने के लिए ठीक है वो कर रहा होगा, उसके लिए उसने अप्लाई भी करा, उसकी फैमिली ने भी करा, सब कुछ करा, लेकिन क्या सरेंडर करना के लिए अप्लाई करना ही काफी है किसी पे विश्वास करने के लिए? ये बड़ी सही बात है। तो ये दिल्ली पुलिस को अब बताना पड़ेगा कि जो लियाकत है वो क्या सरेंडर करने के बावजूद भी क्या उनका इन्वॉल्वमेंट आतंकवादी उसमें कैसे रहा, उसके ठोस उनको देने पड़ेंगे तथ्य। बात ये है अभी तो बात मुख्यमंत्री तक ही थी कि मुख्यमंत्री आए और मिलकर चले गए, अपनी बात भी उन्होंने रखी और उनकी मांग भी मान ली गई कि चलिए एनआईए का गठन भी करते हैं और वो जो कि इस पर इम्पार्शियल अपनी एक इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी उसके नतीजे आएंगे, जैसे शक्ति जी ने कहा कि बहुत कुछ मध्यस्थता का जो रास्ता होता है वो जरूर निकाला गया होगा कि दोनों स्टेट की जो पुलिस है वो इसको मानेगी, फॉलो करेगी, जो भी रिजल्ट आएगा। शक्ति जी, आपको लगता है कि इस मसले पर सियासत हो रही है और ज्यादा होगी अगर रिजल्ट नेगेटिव रहा, लियाकत के नेगेटिव रहा, अगर ये प्रूव हो जाए कि नहीं वो अभी भी आतंकी है, वो सरेंडर के मकसद से नहीं आया था, कोई और चाल थी, कोई साजिश थी, और बाकी जो विस्फोटक दिल्ली में मिले थे जामा मस्जिद के इलाके के पास वो उसी के रखे हुए थे, ऐसा कुछ आ जाए तो आपको लगता है कि कश्मीर में इस मसले पर और ज्यादा सियासत होगी, संकट और ज्यादा गहरा जाएगा? एकदम होनी है जब चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है। चीफ मिनिस्टर इस केस के लिए या अभी जिसको फांसी दी गई थी अफजल गुरु को लेकर असेंबली नहीं चल पा रही है पिछले 1 महीने से, उसके बाद चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, चीफ मिनिस्टर फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से इस केस को प्ली करते हैं, अगर उसमें उनको डिफीट मिलती है या वो उनके अगेंस्ट रिपोर्ट जाती है तो निश्चित तौर पे खुद अपनी फेस सेविंग करने के लिए वो इस इश्यू पर राजनीति को गरमाएंगे और इसका फायदा लेना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में।
बिल्कुल, तो दोनों ही सिचुएशंस में हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होने वाले हैं। या तो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के दावे के अगेंस्ट होगी या फिर लियाकत के पक्ष में होगी, और जो भी हो इससे संकट जरूर गहराएगा, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, गृह मंत्रालय का हो, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का हो या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम और उसकी सरकार का हो। किसी भी सूरत में अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो वाकई में देश को बचाना बहुत मुश्किल होगा। जम्मू कश्मीर भारत के बाहर नहीं, भारत के भीतर है। और जैसा अग्निमा जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वहां के लोग ये समझते हैं कि इंडिया से आए हो, तो ये जो समझ है, ये जो सोच है, इसे तोड़ना होगा। इसे तोड़ने का काम सबसे पहले तो राजनीतिक दलों का है, लेकिन अगर वो नहीं करते तो समाज को इसकी पहल जरूर करनी चाहिए। और इसमें देश के बाकी हिस्सों के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, उनका एक सामूहिक योगदान बहुत जरूरी है और जरूरत को जितनी जल्दी पूरा किया जाए उतना बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर वीएचएन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? यार वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और टीडीएस के रिटर्न फाइल करे क्या? सर वो मैं तो करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में ना आने दें। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। कई एकड़ की फर्द पे पहले ट्रैक्टर कर्जा मिलता था, इतनी जमीन रहन रखने पर दिल किसान का जलता था। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान, एकड़ से भी कम फर्द के बदले ट्रैक्टर कर्जे का फरमान। ट्रैक्टर का कर्जा लेने वालों हुड्डा जी का सुनो ऐलान। हरियाणा के किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए पहले जहां कई एकड़ तक जमीन बैंकों में गिरवी रखते थे, वहीं अब हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए क्रांतिकारी फैसले के अनुरूप एक किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ट्रैक्टर मूल्य के समान से 1.5 गुना यानी 1 एकड़ से भी कम भूमि गिरवी रखने पर भी ट्रैक्टर ऋण आसानी से मिल सकेगा। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना